तुम लोगों के हिसाब से ठीक है। एक टॉपिक है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेगुलेशन, बता रहे हैं। इसकी जो हिंदी है वैकल्पिक विधिक अधिकार है, क्या है कि हिंदी समाधान। एलएलबी में पढ़े हो बेटा इसको कभी एलएलबी में पढ़े इस टॉपिक को? ये एलएलबी का ही टॉपिक है। ये यूपीएससी में नया डाला गया है, इससे पहले यूपीएससी में था नहीं। ये कौन सा ईयर है एलएलबी का? सेकेंड ईयर है। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि इसका संविधान से लेन देन नहीं है। जैसे इसमें मामला ये है, पहले समझो कि ऐसे मामले जो कोर्ट में ना हो, कोर्ट के बाहर हो, जैसे आपने पढ़ा होगा परिवार न्यायालय, इसको तो आप जानते ही हो, परिवार न्यायालय। हाँ, फैमिली कोर्ट जो होता है, इसमें क्या मामला है? कैसे जाते हैं? देखिए क्या होता है कि इंडिया में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट के? 38। या मान लीजिए अभी 33 है, लेकिन 38 माना जाए, ठीक है। नहीं, 38 हो चुका है। 37 सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को लेकर 38 हो चुके हैं चीफ जस्टिस को लेकर के। तो उसमें मामला ये है कि मान लीजिए इंडिया की पूरी पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 1,40 करोड़ लगभग, और कोर्ट में जजों की संख्या बहुत कम है। तो जजों की संख्या कम है, तो ऐसी अवस्था के लिए सरकार ने एक विकल्प बनाया कि कुछ केसेज ऐसे हैं जो कोर्ट में ना जाकर के आपसी सहमत से समाधान किए जाए, जिसमें आपसी सहमत, कोर्ट में जाने का आवश्यकता नहीं है। या कोर्ट में जो मामले हैं, जैसे दो लोगों का कोई मामला है, अब वो दोनों चाहते हैं कि हम दोनों लोग चाहते हैं कि कोर्ट का मामला किसी तरह खत्म हो जाए, किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, हम कोर्ट नहीं जाना, दोनों पक्ष कोर्ट नहीं जाना चाहता है। कभी कभी ईगो में चले, ठीक है, ईगो में कोर्ट चले गए, एक समय के बाद क्या लगता है कि या तो फैसला मेरे पक्ष में है, उनके पक्ष में नहीं, कोर्ट अब जाना बंद किया जाए। तो ऐसे लिए सरकार ने एक विकल्प पेश किया है, कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो कोर्ट की तरफ एक समझौते के तहत अपने मामले को खत्म कर सकते हैं, तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले एक संविधान में एक आर्टिकल डाला था। एक आर्टिकल है 39A, पढ़े होंगे 39A। आर्टिकल क्या है ये? 39A में क्या है? नहीं, 39A में है कि विधिक सहायता बनाए रखना, मतलब हर इंसान के अंदर एक विधिक लीगल तरीके से आपको कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाए। सरकार का मतलब यह है, राज्य का काम यह है कि सबको एक समुचित न्याय मिले, सुलभ व सहायक न्याय मिले। तो न्याय कैसे मिले? तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में अगर विश्वास तभी हमारा होगा कि हमारी बातें सुनी जाएंगी या हमको कुछ मिलेगा। तो सरकार ने कहा कि 39A में एक्ट जोड़ा, और एक्ट में उन्होंने कहा कि विधिक सहायता प्रोवाइड कराया जाए किसी को भी, कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता से या लीगल कानून से बाहर न जाने पाए। सबको न्यायालय में न्याय मिलना चाहिए। हर कोई, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था, सबको न्याय नहीं मिलता था। कोर्टों की संख्या बढ़ाई गई, कोर्ट बढ़ाए गए, जज बढ़ाए गए, लेकिन ये देखा गया कि बड़े पैमाने पर इंडिया में अभी भी लोग कोर्टों में परेशान है।
लाखों लाखों केस कोर्टों में पड़े हुए हैं, कोर्टों में पड़े हुए हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं, फैसले नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, ये क्या है, वैकल्पिक विधिक समाधान, एक सहायता समाधान निकाला, और निकालने के बाद ये कहा कि इसके माध्यम से दो पक्ष अगर चाहें आपसी समाधान के माध्यम से, आपसी सहमत के माध्यम से उसमें जाएं और जो भी फैसले वहां से आए, लेकिन इसमें लिखित होता है कि आप फिर उस फैसले के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। जिसे होता है लोक अदालत, सुने होंगे, पीपल कोर्ट, लोक अदालत, कोर्टों में लगता है, जिला कोर्टों में आप जाइए, वहां लिखा हुआ लोक अदालत। तो लोक अदालत में क्या होता है कि दो पक्ष लड़ रहे हैं, अब दोनों पक्ष ने समझा कि मामला कोई है नहीं, कोई केस लड़ने का मतलब है, 10 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ रहे हैं, 50 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल से लड़ रहे हैं, बाबा का केस नाती लड़ रहा है, तो कुछ जमीनों की विवाद ऐसे कि बाबा का मुकदमा नाती से लड़ रहे हैं, कोई हल ही नहीं हो रहा है। तो दोनों पक्ष समझौता सहमत के माध्यम से लोक अदालत में एक अपील दायर की है कि सर लोक अदालत बैठाइए, हम दोनों पक्ष आ रहे हैं, कोई भी ऐसा मामला हो, जो भी फैसला आएगा हम दोनों को स्वीकार होगा, हम दोनों को स्वीकार होगा। उसमें ना आपको फीस देनी पड़ती है, ना आपको वकील करना पड़ता है, ना वकील करना पड़ता है, ना फीस देनी पड़ती है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए फैसले आपके लिए बाध्यकारी हैं, उसके खिलाफ आप अपील नहीं करेंगे। विधि सहायता में बड़ी समस्या यही है कि आपके समाधान तो हो तो जाएंगे, लेकिन फिर आप आगे अपील नहीं कर सकते कि इसके खिलाफ में आगे अपील कर लें, हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं बुलाया है, आप उनके पास गए हैं कि भैया हमारा मध्यस्थता करिए, समस्याओं का समाधान करिए। तो ऐसे मामलों से, बहुत से मामलों से क्या हो कि इंडिया में बहुत से केसेस में खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक उसमें शर्त है, क्रिमिनल केस नहीं जाएंगे, क्रिमिनल केस नहीं जा सकते, क्रिमिनल केस उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ सिविल केस इन्वॉल्व होते हैं। क्रिमिनल केस मतलब अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस जो भी आपराधिक मामले होते हैं, इंजर्ड मामले होते हैं, बॉडी पर क्षतिग्रस्त मामला है, किसी को मारा गया है, कुछ भी परिवार तौर पर क्या है, अगर किसी बहू को जला दिया गया, इंजर्ड हो गई, बॉडी पे इंजर्ड दिख गया, मेडिकल ने माना कि इसको मारा गया है, तो ये फैमिली कोर्ट में नहीं जाएगा, ये फैमिली कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ, इंजर्ड नहीं है, केसेस चलना है, समझौता करना, चलो ठीक है। तो ये जितने भी कानून बनाए गए हैं, सारे कानूनों में एक शर्त है कि क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ सिविल कोर्ट, सिविल मामले ही जाएंगे। जमीन का मामला हो, बेदखली का मामला हो, फैमिली से जुड़ा मामला हो, या दुकान से जुड़ा मामला हो, रोजगार से जुड़ा मामला हो, ये जितने भी मामले हैं, सारे मामले आप चाहें तो समाधान के माध्यम से आप उसमें जा सकते, उसमें जा सकते। तो इसमें सरकार ने एक कानून बनाया था, एक इसके पर एक सरकार के द्वारा बना कानून नहीं है, ये एक कानून आया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। एक्ट 1908 ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी 1908 ईस्वी में। सिविल प्रोसीजर कोड ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, उसमें कोर्टों की संख्या कम थी, मामले बहुत ज्यादा विवादित हो रहे थे, और 19वीं शताब्दी के बाद विदेशी कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां इंडिया बहुत तेजी आ रही थी, और कोर्ट में मामला नहीं गया। इसके लिए कहा गया था कि दोनों कंपनियां मिलकर के कंपनियों के लिए बनाया गया था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राज खत्म होगा, ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में राज नहीं करेगी, ब्रिटिश की अन्य कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां भी इंडिया में आएंगी, और कुछ इंडियन लोग अपने कंपनियां खोल दिए, तो आपस में विवाद होने लगा, आपस में विवाद होने लगा। जब विवाद होने लगा तो मामला कोर्ट में जाने लगा। अब कंपनी का मामला होता है, मान लीजिए कोई कंपनी किसी चीज में एसेट लगाती है, पैसा बहुत ज्यादा लगाती है, जैसे आपको समझाएं कि मान लीजिए कि गोरखपुर से लखनऊ बीच में 6 लेन का रोड पास हो गया। अब गवर्नमेंट ने टेंडर जारी किया, गवर्नमेंट टेंडर किया, 2 या 3 कंपनियां इसमें कूद पड़ी कि हम लेंगे, हम लेंगे। उसी में किसी कंपनी ने अनलीगल तरीके से टेंडर ले लिया। अनलीगल मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के अधिकारियों को या मुख्यमंत्री को या उस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से टेंडर को अपने पास ले लिया। किसी कंपनी को बात पता चला कि कंपनी ने पता कि ये फेयर नहीं हुआ है, ये अनलीगल हुआ है, अनलीगल हुआ है। उसने क्या किया, कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस किया, किसके खिलाफ केस किया कि सर ये जो उन्होंने टेंडर पास किए हैं ये टेंडर ठीक नहीं है, और टेंडर में कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है। कोल माइन का मामला था,
कोलगेट का मामला भी था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कोलगेट का मामला था, बड़े पैमाने पर उछाला गया। कुछ स्पेक्ट्रम का मामला था, बड़े पैमाने पर उछाला गया। स्पेक्ट्रम जो हम मोबाइल चलाते हैं, स्पेक्ट्रम का मामला था, बड़े पैमाने पर उछाला गया। तो वहां जाएंगे। अब गवर्नमेंट के सामने क्या समस्या है कि रोड बननी चाहिए, टेंडर हो चुका है, जो रोड बन रहा है अगर लेट होगा तो लागत बढ़ेगी। आज सिविल कीमत 350 रुपया है, अगर 500 करोड़ रुपया केस चला गया या 10 साल केस खिंच गया तो सिविल की कीमत हो जाएगी 500 रुपया। सरिये की दाम बढ़ेगी, सीमेंट की दाम बढ़ेगी, लागत बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगा। तो कंपनी जो टेंडर ली है बोले कि भैया 10,000 करोड़ का टेंडर है, लागत 15,000 करोड़ लग जा रहा है, 10 साल के बाद तो फैसला दे रहे हो तुम। तो कंपनियां भागना शुरू कर देंगी भाई, हर चीज लागत 10 साल मुकदमा खिंच जाए तो इसकी लागत कई गुना बढ़ जाएगी। उसका जो नुकसान पब्लिक का हो रहा है, रोड खराब होने से पब्लिक का जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग हो रहा है। तो ये कहा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं, प्रोसीजर कोर्ट बैठाई जाए, उसमें समाधान करिए। इसमें सिर्फ 180 दिन के अंदर फैसला आप दे दीजिए, 180 दिन में फैसला आप कर दीजिए। और ये फैसला दोनों के लिए बाध्यकारी है, कंपनियों के लिए बाध्यकारी है। 180 दिन में कंपनी का फैसला दे दीजिए। ये नया यूपीएससी में जोड़ा गया है, ये कभी टॉपिक में नहीं था, ये एलएलबी का सब्जेक्ट है, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट है, नहीं पता नहीं का जोड़ा इसलिए गया है कि जो आईएएस होता है, ट्रिब्यूनल का चीफ वही होता है, वही बैठता है, भाई कोर्ट डीएम भी लगाता है। तो क्योंकि ये टॉपिक उसमें था नहीं, पीसीजे में टॉपिक है, तो उसको लगा के यूपीएससी में डाल दिया गया कि भाई इसको थोड़ा समझिए, आप लोग समझिए करके आप डीएम बनते हैं, कोर्ट लगाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। कल के पता तक क्या चला कि अपने लीगल एडवाइजर से डीएम को सलाह ले रहा है कि 2 मामले आए हैं, तो थोड़ा सलाह दीजिए हमको क्या मामला होगा। तो इतना तो डीएम को पता होना चाहिए क्या चीजें हो क्या नहीं चीजें हो। तो 180 दिन के अंदर कहा गया कि भैया 180 दिन में इसको समाधान कर दीजिए। क्यों समाधान कर दीजिए, जल्दी से फैसले दे दीजिए, या तो रद्द कर दीजिए, फिर नया टेंडर जारी किया जाए, और नया टेंडर जारी किया जाएगा तो फिर नए तरीके से काम होंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन ये किसी प्रकार से गलत नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको आज तक बनाए रखा, गवर्नमेंट ने इसको आज तक बनाए रखा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट, अब ये क्या है, इसको लाया गया, कहा गया 180 दिन में इसका समाधान हो जाना चाहिए, ठीक। और फिर ये जो नया कानून लाया गया, आर्टिकल 39 में लाया गया, इसमें कहा गया कि जब तक एक आम इंसान को कोर्ट के माध्यम से सही न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र की भावना पे सबसे चोट पहुंचेगा। मतलब लोकतंत्र की हत्या कहा जाए। आपको पुलिस परेशान कर रही है, कोई और परेशान कर रहा, कोर्ट गए, भाई हर आदमी अंतिम में क्या बोलता है, हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, हम तुम्हें मुकदमा करके देख लेंगे, मुकदमा कर देंगे, धमकी देते हैं तुमको मुकदमा कर देंगे। पता चले कि वहां भी कुछ नहीं होने वाला, वहां भी नहीं होने वाला कुछ। आज लॉ से क्यों डरते, कानून से क्यों डरते हैं आप जानते हैं कोर्ट है, अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो कोर्ट के माध्यम से हमें सजा मिलेगी। इससे क्या होता है, पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, तभी तो मेंटेन है। नहीं तो क्या होता, कोई किसी को मार देता, कोई किसी को कुछ कर देता, कुछ नहीं होता, कुछ का तो कुछ नहीं होता। लेकिन कोर्ट के माध्यम से क्या हुआ कि सब कुछ मामले सही किए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो डाला गया समाधान, ये है समाधान में 6 पॉइंट ऐसी हैं जिसके माध्यम से मामले को समाधान किया जाता है। कुछ वाणिज्यिक समाधान, कमर्शियल मामले होते हैं, कमर्शियल मामले होते हैं, कुछ व्यापारिक मामले होते हैं। ट्रेड और कमर्शियल में अंतर है, आप जानते हैं ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है, ट्रेड और कॉमर्स में अंतर है। कुछ कमर्शियल मामले होते हैं, कुछ ट्रेड मामले होते हैं, कुछ व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, कुछ वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं। वाणिज्यिक, ठीक। इकोनॉमी अगर पढ़ते हैं तो ट्रेड है, कॉमर्स अब पढ़ते हैं तो वाणिज्य है। कहीं कंपनियों के ऑडिट में कोई लेखा जोखा होता है तो कॉमर्स है, जो ऑडिट कर रहे हैं कंपनियां, लेखा जोखा कर रहे हैं, कहां नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं। और अन्य कई कंपनियों के बीच मार्केटिंग जो हो रही है वो ट्रेड है, उसमें कई कंपनी की मार्केटिंग में ट्रेड है। और कॉमर्स क्या है, एक ही कंपनी के अंदर जो क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं वो कॉमर्स है, और कई कंपनियों में जो क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं वो ट्रेड है। इकोनॉमिक में क्या पढ़ते हैं, हजारों कंपनियां आई,
ये कंपनी चली गई, वो कौन करे? कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? एक कंपनी का एसेट कितना है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितना नफा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है। तो कॉमर्स का मुकदमा अलग होता है और ट्रेड का मुकदमा अलग होता है। इसमें कुल लेकर के 5 या 6 मामले रखे गए हैं। पहला मामला मध्यस्थम। ये कहां से डिलीट होगा? इसको समझे क्या है, पहले समझे क्या है वैकल्पिक विधि समाधान है क्या, समझे? नहीं, ये उसका उत्तर नहीं है। नहीं, ये तो लोक अदालत की बात बता रहे हैं आप। इसका सटीक परिभाषा पहले समझिए क्या है। पहले मेन चीज समझना क्या होता है। देखिए, इसमें अनुच्छेद का मामला नहीं है, आर्टिकल का मामला नहीं है, बस एक दिमागी सोच का मामला। इसमें ऐसे मामले जो कोर्ट में न जाकर के किसी थर्ड पर्सन द्वारा उसका समाधान निकाला जाए, थर्ड पर्सन समाधान निकाला जाए, कोर्ट के माध्यम समाधान न हो, किसी मध्यस्थ के द्वारा समाधान किया जाए, उसको बोलते हैं, उसको मतलब एडीआर बोलते हैं। मतलब क्या है? ऐसे मामले जो कोर्ट में न सुलझाए जाए, कोर्ट के घर सुलझाया जाए, मतलब कोर्ट में ना जाकर के कोर्ट के पहले ही समाधान कर लिया जाए, उसको बोलते हैं वैकल्पिक समाधान। मतलब क्या बोलते हैं? वैकल्पिक विधि समाधान। वैकल्पिक विधि समाधान का मतलब होता है जो मामले कोर्ट में ना जाकर के आपसी सहमत के माध्यम से या मध्यस्थ के माध्यम से, थर्ड पर्सन के माध्यम से समाधान कर लिया जाए, उसको बोलते हैं वैकल्पिक, उसको बोलते हैं वैकल्पिक विधि समाधान। जैसे आपने मुंशी प्रेम की किताब की पंच परमेश्वर कोई पढ़ा है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का। उसमें जब पंचायत लगती है तो ये कहा जाता है कि पंचायत में भगवान होते हैं, ईश्वर स्वयं विराजमान होता है। इसको गांधी ने बताया था कि पंचायत में क्या है, ईश्वर का वास होता है। और जब सारे मामले पंचायत से सुलझाए जाएं तो हर इंसान का पैसा बच जाएगा। झगड़ा आपस में हो रहा है, विवाद आपस में हो रहा है, पंचायतें गांव बैठती थी, पहले गांव बैठती थी, अपनी पर सब लोग कहते थे, बहुसंख्यक समाज क्या कहता था, उस फैसले को देता था, मतलब एक फैसला देता था जो सबको सर्वमान्य होता था, उस व्यक्ति को मानना पड़ता था। पंचायत में बातें मानी जाती थी, अब तो नहीं मानी जाती थी, पहले मानी जाती थी। आज से 25-30 साल पहले बात मानी जाती थी, पंचायत में जो फैसला हो जाता था उसको तो मानना पड़ता था। इससे क्या होता था कि आपको कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये पंच परमेश्वर की जो अवधारणा है, ये क्या करता है, इसको इंडिया लेवल पर ला करके इस देश का क्या किया है, समाधान के रूप में बनाया गया है। बस इतना ही है कि ऐसे सभी मामले जो कोर्ट में ना जाकर के तीसरे पक्ष के द्वारा समाधान किया जाए, उसका हल निकाला जाए, उसे बोलते हैं एडीआर। समझ गए क्या है? इतना समझना है, बस एडीआर, इतना मामला समझना है कि ठीक है, आप लोग पंचायत के मामले से मामले सुलझा लीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, हर मामला कोर्ट में नहीं जा सकता। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि कोर्ट में कितने भी मुकदमा लड़ेंगे। होता है ठीक है भैया, आप लोग बैठो, समाधान कर दिया जाए, जो भी समझौता होता है, जो भी चीजें होती है उसके माध्यम से समाधान कर दिया जाए। ठीक, इसमें 5 पॉइंट आते हैं, एक आता है 6 पॉइंट आते हैं। मध्यस्थम, ये कहां से मिटेगा? अच्छा, ये ये क्या है? मध्यस्थम। मध्यस्थम क्या होता है? शब्द मध्यस्थम, एक है मध्यस्थम, एक है मध्यस्थ, 2 शब्द है। मध्यस्थम एक मध्यस्थ, 2 शब्द इसमें यूज किया गया है। इसकी जो अंग्रेजी है, इसकी जो अंग्रेजी पहली की है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या? आर्बिट्रेशन है, इसकी अंग्रेजी क्या है?
मेडिटेशन। दो शब्द है, मध्यस्थम और मध्यस्थम, मध्यस्थ, दो शब्द किया गया है। आर्बिट्रेशन और मेडिटेशन, दो शब्द किया गया है। आर्बिट्रेशन का मामला क्या होता है, ये वाणिज्यिक मामलों में मामला की सुनवाई करता है, जो कमर्शियल मामले की सुनवाई करता है। कमर्शियल मामला क्या है कि गवर्नमेंट कानून बनाती है। मान लो गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत से कच्चे, मान लीजिए एयरटेल और आइडिया, एयरटेल और जियो है, दो कंपनियां हैं इंडिया में जो टॉप क्लास में चल रही हैं। अब एयरटेल जियो ये बोल रहे कि अपने रिचार्ज को हम कम कर रहे हैं, अपने रिचार्ज को हम कम कर दे रहे हैं। अगर ये फैसला जियो का है, लेकिन एयरटेल भी उससे बचने वाला नहीं है, कम वो कर रहा है, नुकसान अपना वो उठा रहा है, तो एयरटेल को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पब्लिक डोमेन में उसको अपने हिसाब से डाउन करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर कंपनियां एक सकारात्मक रूप से कार्य करें और किसी का ना नुकसान हो, किसी का ना बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा भी ना, बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, आपस में समन्वय बना रहे और कंपनियां काम करती रहें। और काम करने से क्या होगा कि आपस में टकराहट न बना रहे, एक टकराहट बना न रहे। अगर जियो कम करता है तो एयरटेल को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इंडिया में से बहुत से कार कंपनियां हैं, कोई कंपनी बोल अपना कार ही दाम डाउन कर दे तो सबको डाउन करना पड़ जाएगा। तो ऐसे मामले, मान लीजिए जियो ने कम कर दिया तो एयरटेल क्या करेगा, सब्सिडाइज में चला जाएगा, आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। तो सर हमारा मामला बहुत नुकसानदेह हो रहा है, ये इस तरह से दाम कम कर दिए हैं, इससे दाम कम कर दिए हैं। अब हमको भी दाम करना पड़ रहा है क्योंकि इनकी एसेट, इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो ये उस घाटे को सह सकते हैं, तो हम उस घाटे को नहीं सह सकते, हम उस घाटे को नहीं सह सकते। जैसे मान लीजिए जिले लेवल पे, मान लीजिए जिले लेवल पे एक इंसान है, उसकी किराने की दुकान है, एक इंसान है उसकी भी किराने की दुकान है, लेकिन उसके पास जो दूसरा इंसान है किराने की नहीं दुकान है, उसके पास कई दुकानें हैं, कपड़े की भी है, किराने की भी है, बर्तन की भी है, कई चीजें हैं। एक इंसान के पास सिर्फ किराने की दुकान है और इनकम दोनों की बराबर हो रही है, किराने की दुकान वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन अब ये सोच रहा है कि इनको तोड़ना है, तो सोच रहा है मैं अपने किराने की दुकान से नफा नहीं लूंगा, बर्तन की दुकान से नफा आएगा, कपड़े की दुकान से नफा आएगा, अन्य दुकान से नफा आएगा, कपड़े दुकान से नफा नहीं दूंगा, सस्ता बेचूंगा, जब टूट जाएंगे तब बना बेचूंगा। और किराने की दुकान वाला जान रहा है कि अगर इसमें मैं दाम कम कर दूंगा तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यही हमारी कमाई है, यही हमारी पूंजी है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, उनसे कहेगा भैया ऐसा काम मत करिए, एक लेवल पे दाम देखिए, लेवल पर काम करिए। मानता हूं कि आपके पास पूंजी बहुत ज्यादा है, आपके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है, अगर आप दाम कम कर देते हैं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत होगा, आपकी एक दुकान नुकसान होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ वही एक दुकान है। तो ऐसे वाणिज्यिक मामले, कमर्शियल मामले, जहां इस तरह से विवाद होते हैं, जहां इस तरह के मामले विवादित होते हैं, उसका समाधान आर्बिट्रेशन में जाता है, आर्बिट्रेशन में जाता है। उसके 6 पॉइंट हैं, आर्बिट्रेशन में उसका मामला भेज दिया जाता है। बहुत से मामले इंडिया में, बहुत से मामले हैं। जब ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में 90 के बाद, बहुत सी कंपनियां इंडिया में आई, तो इंडिया में बहुत सी कंपनियां आई, तो बहुत सी कंपनियों को लगा कि अगर इस तरह से कानून नहीं बनाए गए, भारत सरकार को लगा इस तरह कानून नहीं बनाए जाएंगे, इस तरह चीज नहीं बनाई जाएंगे, तो इतनी ज्यादा गला काट प्रतियोगिता कंपनियों में हो जाएगी कि कंपनियां अपने दामों को हमेशा कम करती रह जाएंगी, कम करती चली जाएंगी, बहुत सी कंपनियां टूट जाएंगी। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो पूंजीपति बने रह जाएंगे और जो छोटे पूंजीपति वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी 2 साल 1 साल पहले की बात है, आपने कंपनी का नाम सुना होगा स्टारलिंक, किसकी है, एलन मस्क की, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति है वो इंडिया पर इतना प्रेशर बना रहा था, वो इंडिया से कहा कि आप मोबाइल टेक्नोलॉजी में हमको मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मतलब नेटवर्किंग मामले में हमको लाइसेंस दीजिए, इंडिया में हम अपना मार्केट खोलेंगे। अब एयरटेल और जियो की हालत खराब हो गया,
भाई एयरटेल जियो की इतनी औकात उस सामने तो है नहीं, स्टारलिंक के सामने। स्टारलिंक बहुत पावरफुल कंपनी है वर्ल्ड की, और उसने ये कहा कि 5 साल तक नेट फ्री कर देंगे। पहला ऑप्शन था उसका। दूसरा ऑप्शन ये था कि हमारी जो नेटवर्किंग है, जिसकी नेटवर्किंग स्पेस टेक्नोलॉजी से है, वो पानी में, समुद्र में, कहीं भी जाइए नेटवर्क नहीं छोड़ता। उसके मोबाइल पानी में ले जाइए तो नेटवर्क छोड़ता नहीं है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इंडिया की जो मोबाइल है सैटेलाइट सिस्टम चलती है, स्पेस टेक्नोलॉजी चलती है। इंडिया हमारी मोबाइल की नेटवर्किंग कहां से जुड़ी है? अगर बगल के टावर जुड़ी है, टावर खराब हो जाए नेटवर्किंग डाउन हो जाती है। बगल का टावर खराब हो नेटवर्किंग डाउन हो जाता है। वो स्पेस से चला रहा है, और उसने कहा 5 साल में फ्री कर देंगे। पता क्या चला कि एयरटेल और जियो खत्म हो जाएंगे। अब एयरटेल जियो जिस दिन खत्म हो फिर कहेगा अपना नाम तय करते हैं। अब हम लगाएंगे 2000 रुपया मंथली, 2000 रुपया मंथली लगाएंगे नेटवर्किंग में, अपना 2000 रुपया मंथली रिचार्ज कराइए, तो पता क्या चला कि बहुत बड़ा आफत आपको ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे सारे मध्यस्थता, ऐसे सारे मामले, ऐसे सब चीजें उसमें न जाकर के, मतलब इसका एक्स्ट्रा की चीजें गवर्नमेंट चाहती है कि सबका समान विकास हो, सब तरीके से बिजनेस करें, सब तरीके से लोग रहें, विविधता बनी रहे, डाइवर्सिटी बना रहे बिजनेस में। उसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, मध्यस्थता इसको बोला गया, आर्बिट्रेशन बोला गया, इसमें वाणिज्यिक मामले समाधान किया जाता है। इसमें क्या होता है? फैसला अंतिम होता है। इसका फैसला अंतिम होता है, इसमें फैसला अंतिम होता है। इसमें 2 कंपनियां गई, 3 कंपनियां गई, लड़ने गई, जो फैसला इसने दिया फिर दोनों को मान्य करना पड़ता है। नहीं, फिर आगे चैलेंज नहीं देते आप चैलेंज नहीं दे सकते। इसीलिए तो बनाया गया कि दोनों पक्ष सहमत से जाते हैं। ये आप दोनों में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में आप लड़ रहे हैं, लेकिन फिर आप लोगों को लगता नहीं हमें समाधान निकाल लेना चाहिए, तो दोनों पक्ष सहमत से जाते हैं, और सहमत से जाने के बाद फिर इसके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते आप, इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप कि नहीं भैया हम अपील कर दें, हम नहीं मानेंगे। आपने पक्षी कार्रवाई कर दी, जो अंतिम फैसला दे दिया गया। लोक अदालत में भी यही होता है, लोक अदालत में भी यही होता है, जो फैसला दे दिया जाता है उसके खिलाफ फैसले फिर अपील नहीं किए जा सकते। लोक अदालत में फैसले आगे नहीं बढ़ाए जाते, वही फैसला क्लियर कर दिया जाता है, लिखित ले दिया जाता है कि आगे अपील नहीं करेंगे आप। फैमिली मामले जो होते हैं, रुस्तम मूवी आई थी, आपने देखा होगा, रुस्तम मूवी अक्षय कुमार की, उसमें कोर्ट कहता है, जज बोलता है कि अंतिम अपील, इसके आगे अपील आप नहीं कर सकते। जो पत्नी क्रम करना होता है उसका, उसमें कहता है कि ठीक है, लेकिन अपील आप आगे नहीं कर सकते। ना, और दूसरी चीज है, फिल्म की बात है, हीरो प्रूफ करेगा, लेकिन उसमें एक चीज होता है कि आप अपील नहीं करेंगे आगे, ज्यूरी के अंतिम फैसला होगी, ज्यूरी का अंतिम फैसला होगा, जो ये कहेगा वही मान होगा। वही चीज है, वही पीछे में दिखाया गया, रुस्तम में दिखाया गया था, रुस्तम में वही दिखाया गया था, उसकी पत्नी के खिलाफ जो मामला था। इसमें केस आते नहीं जा सकते। अब अभी है क्या, मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में क्या होता है, पहला काम इसमें वकीलों का होता है। मध्यस्थ में क्या करते हैं, आप नहीं बहस करेंगे, आपके वकील बहस करेंगे, थर्ड पर्सन सामने आपके वकील बहस करेंगे। हम इसका नोट पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को पूरा डिटेल। इसमें आपके वकील बहस करेंगे, वकील बहस करेंगे, अच्छी से बहस करेंगे, जो भी फैसला आएगा, ये जो फैसला होता है सुझाव का होता है। इसमें मध्यस्थ से सुझाव देता है। आप बोलते हैं ना मध्यस्थता कर रहे हैं भैया, तो मध्यस्थता टूट भी जाती है, मध्यस्थता टूट भी जाती है। जो दो लोग मध्यस्थता कर रहा है तो कभी कभी टूट भी जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पंचतंत्र की कहानियों में, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर मध्यस्थता कर रहा था, वो रोटी वाला मामला था ना, पढ़ाया गया होगा बचपन की कहानियों में। भाई पंचतंत्र की कहानी गलत नहीं पढ़ाई गई है, पहले लिखी गई है, आज से 100 साल पहले लिखी गई है कि 2 रोटी होता तोड़ के कहता लाओ मैं समझौता करता हूं, तो तीसरे का फायदा होता है। इसलिए इसमें कहा गया कि सुझाव दे सकते हैं आप, एडवाइस दे सकते हैं, वो दोनों माने ना माने, माने ना माने, सुझाव दे सकते हैं आप, मानने में दोनों बात नहीं, इसमें बाध्य हैं। इसमें कह दिया नहीं ये काम होगा तो होगा, लेकिन इसमें क्या है कि सुझाव दे सकते हैं, वकील बहस करेंगे, सुझाव दे सकते हैं। नहीं मानते भाई अपने हायर कोर्ट में अपील करिए, आप अपने हायर कोर्ट में अपील करिए, नहीं लड़िए। हम तो सुझाव देते हैं कि आपस में शांति से रहो, जो चीजें है शांति से रहो।
जैसे दिल्ली वाली कहानी है, वो पंचतंत्र की कहानियां गलत नहीं लिखी गई थी अपने समय में। तो ये मध्यस्थ में जो मेडिटेशन में क्या था, सुझाव दिया जाता है। वकील बहस करते हैं, आप खुद बहस नहीं करते हैं। इस मामले में आप खुद बहस करते हैं। इस मामले का एक और पिक्चर आया था, गुरु भाई अंबानी का। उसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन होते हैं, जो ज्यूरी बैठती है, देखे होंगे। कोई देखा गुरु मूवी? जो ज्यूरी बैठती बहुत बड़ी, उसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन होते हैं। ऐश्वर्या राय फिर अपने मुकदमा, जब अभिषेक बच्चन को खारिज मार देता है, ऐश्वर्या मुकदमा खुद लड़ती है, वो कितना देर का काम की है। तो कहते हैं अगर मुकदमा आप लड़ रही हैं उनके नाम से, लेकिन ये जान लीजिएगा अगर सजा होगी तो सिर्फ आप ही तब आपको होगी। तो कहते हैं हम तैयार हैं इसके लिए। ज्यूरी बैठाई जाती है, ज्यूरी बैठाई जाती है। तो ये सब चीजें क्या है कि कोर्ट से इतर वाले काम होते हैं, कोर्ट से इतर वाले काम। कोर्ट में मामला नहीं चलता। अच्छा, इसमें कंफर्म है कि एक ही व्यक्ति बैठे, 3 बैठ सकते हैं, 5 बैठ सकते हैं, 15 बैठ सकते हैं, कई लोग बैठ सकते हैं, कई लोग बैठ सकते हैं। कई लोगों के माध्यम से पंचायतें की जाती हैं। अमूमन पंचायतों अमूमन 5 रहते हैं, 5 माना जाता है कि 5 लोग मुख्य रूप से बैठेंगे, जिसको पंच परमेश्वर कहा जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी पढ़े होंगे, उसमें भी देखे होंगे कि संवैधानिक मामलों के सलाह के मामले भी 5 जज ही होते हैं, न्यूनतम 5 जज होते हैं। पढ़े होंगे जुडिशरी में। जुडिशरी में संवैधानिक मामले में अगर राष्ट्रपति को सलाह देना है, किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, किसी आर्टिकल की व्याख्या करनी है, तो न्यूनतम 5 जज होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। 2 जज 3 जज ऐसा नहीं कर दे सकते, न्यूनतम 5 जज होना चाहिए। वो पंच परमेश्वर की अवधारणा वहां पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति किसी मामले में लीगल जानकारी लेना चाहता है तो 5 जज लिख के देंगे। या किसी आर्टिकल की व्याख्या करनी है, किसी कोर्ट हाई कोर्ट को समझ नहीं आया, या गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि सर इस आर्टिकल में क्या मामला है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो 5 जज बैठेंगे। इसमें न्यूनतम 5 होते हैं, या उससे ज्यादा भी होते हैं, 13 भी होते हैं, 17 भी होते हैं, जैसे भी हो, लेकिन विषम संख्या वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा, संख्या सम नहीं होती है, विषम होती है, हमेशा विषम होती है। जैसे फैसला अगर आएगा 3-2 से, मान लीजिए कोई फैसला आया तो 3-2 से आ सकता है, 5-2 से आ सकता है, भाई विषम है। या 4-3 से आ सकता है, तभी तो बहुमत फैसला आएगा। अब सम होगा तो बराबर हो जाएगा, फैसला ही बराबर हो जाएगा। दोनों जब सहमत हो गए, फैसला रद्द हो जाता है। इसलिए कहा गया भैया फैसला विषम होना चाहिए। इसमें मध्यस्थ मेडिटेशन होते हैं। एक होता सुलह, काउंसिलेशन। काउंसिलेशन सुलह होता है। सुलह में क्या होता है कि पारिवारिक और व्यापारिक, इसे आप लोगों को लगता होगा कि ये चीजें समझ से बाहर है, लेकिन जो एसडीएम बनते हैं, ये व्यापारिक मुद्दों के सामने रोज पहुंचते रहते हैं। छोटे लेवल का एसडीएम है, एसडीएम सबसे छोटा कोर्ट माना जाता है, रोज पहुंचता है। कहां से पहुंचता है? मंडी वाला मामला। हर जिले मंडी समितियां हैं, हर जिले मंडी मध्यस्थता है, मंडी है। 2 व्यापारी में झगड़ा हो गया, किसके लिए? 10 किलो आलू के लिए हो गया, 15 किलो आलू के रेट के लिए हो गया, गोभी के रेट को लेकर हो गया, टमाटर के लिए हो गया। अभी आपको नहीं मालूम होगा, आप जाइए मंडियों में कभी जाइए तो रोज का चार्ट बनता है कि आज क्या रेट बिकेगा, आज क्या रेट बिकेगा, चार्ट बनता है। ये आप बनने के बाद आपको मालूम होता है कि कितनी जिम्मेदारियां होती है हमारे ऊपर। आपको कोई मंडी का सब्जी लेके जाता होगा, देखिएगा अपने मनमानी नहीं दे सकते, आप मनमानी नहीं दे सकते, छोटी सी मंडी में नहीं दे सकते मनमानी। चार्ट बना हुआ है, इसी रेट का सब्जी बिकेगी, ज्यादा बेचे एसडीएम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, आपको मंडी से बाहर कर दिया जाएगा, ये बाहर जाकर बेचो, मंडी में नहीं दे सकते। छोटे छोटे मामले होते हैं, बकायदे उसकी कोर्ट लगती है, कोर्ट एसडीएम की कोर्ट लगती है, तहसीलदार एसडीएम की कोर्ट लगती है तहसील लेवल पे। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ सुलह होता है, इसमें मुकदमा नहीं दायर होता है। दोनों को बुलाया गया, भैया क्या सब्जी के रेट ज्यादा बोल रहे हो, गेहूं का रेट ज्यादा बोल रहे हो, कपास का रेट ज्यादा बोल रहे हो, बेनियम बहुत से फसलें बोल जाती है,
तो इतना मत लो, इतना मत लो, इसमें सुलह कर दिया जाता है। मतलब मामला सुलह से सुलह कराया जाता है। सुलह का मतलब क्या होता है कि दो लोग आपस में झगड़ा किए, मामले को खत्म कर दिया गया, मामले को स्थानीय लेवल पर खत्म, लोकल लेवल पर खत्म कर दिया गया। और फिर पारिवारिक मामले भी जाते हैं। पारिवारिक मामले उसमें जाते हैं तो पारिवारिक मामले में मैंने बताया था हिंसा का मामला ना हो, मामला हिंसा का ना हो, सारे मामले परिवार के जाएंगे और सारे मामले सुलह होके आपके आएंगे। तो काउंसिलेशन में यही होता है कि पारिवारिक मामले और व्यापारिक मामले क्या करते हैं, दोनों मामले आपके क्या कर दिए जाते हैं, समझौता द्वारा किए जाते हैं। छोटे लेवल पर समझौता किया जाता है, अब बड़े लेवल पर समझौता किया जाता है। जो सुलह होते बड़े लेवल पर सुलह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ी कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, एयरटेल है, या मान लीजिए कि बिरला की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, आपसी विवाद किसी मुद्दे को कभी कभी हो जाता है। कभी कभी विवाद उसके लोगों को लेकर हो जाता है, जो उनका लोगो होता है उसको लेकर विवाद हो जाता है। जैसे रिलायंस परिवार जब अलग हो रहा था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को लेकर, तो रिलायंस का जो लोगो था उसको लेकर विवाद हो गया। अनिल अंबानी ने कहा मैं लूंगा, मैं लोगो मेन होता ना, धीरूभाई अंबानी ने कहा मैं लूंगा। तो फिर इसमें क्या हुआ, एक मामले के माध्यम से कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे उनके माध्यम से एक कोर्ट बैठाई गई और ये कहा गया कि उनकी मां, क्योंकि उनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी मां मालिक ही रहेंगी, ये जो तय करेंगे किसको दिया जाए उसको लोगो दिया जाएगा। एक लोगों की बात थी, उसको लोगो दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, सुझाव में यही चीजें अप्लाई जाती है कि जो भी छोटे मोटे मामले होते हैं सुझाव के माध्यम से खत्म कर दिया जाए। लोगों का बड़ा महत्व होता है, नारों का बड़ा महत्व होता है, जो कंपनियों के नारे होते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कापी आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए LIC का जो लोगो है क्या है, ऐसे दीपक जलता है ना, जलता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में LIC का होता है ना। अब कल के माने कोई कंपनी और बीमा में कूदे तो क्या भैया ये लोग हम ये अपनाएंगे, तो आप अपना नहीं सकते। अगर अपनाते हैं तो ये मामला बहुत विवादित ना हो, छोटे स्तर पे एक ही बेंच पे बैठा के दोनों को सुलझा दिया जाए और वो सुलझ जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्सिलेशन। फिर एक आता है वार्ता। वार्ता मतलब क्या होता है, निगोटिएशन। आप देखते होंगे जब अभी बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो सरकार से हमारी वार्ता चल रही है। आ रहा था समाचार कि सरकार से वार्ता, सरकार के मंत्री आए, वार्ता चल रही है। अभी मामला हल नहीं हुआ है, वार्ता चल रही है। उसमें यूज हुआ था कि सरकार से वार्ता चल रही है। अभी मामला कोर्ट में नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार से वार्ता हो रही है कि सरकार के मंत्री आए, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है। बकायदे वीडियो आता है, अपना बातचीत चलते थे। बाबू शांत रहो, वार्ता सब वहां यूज हुआ था, तो आंदोलन हुआ था। तो ऐसे कोई भी मुद्दा उठता है, अगर कोई भी मुद्दा उठता है और सरकार के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से दोनों के बीच वार्ता शुरू होती है, तो वही वार्ता है। अक्सर पेपरों में दिख आता है, आंदोलन में दिखाया जाता था कि 5वें राउंड की वार्ता, तीसरे राउंड की वार्ता, फिर से वार्ता होने की संभावना है, हाँ सकारात्मक है, आगे फिर वार्ता की काम बढ़ेगी। तो वार्ता वही है कि केस नहीं होगा, मुकदमा नहीं होगा, आपस में बैठेंगे, वार्ता करेंगे, वार्ता करने के बाद मामले को खत्म कर देंगे। आंदोलन में दिख रहा था, दो मंत्री थे, सरकार के उनके छात्रों के प्रतिनिधि थे, आपस में वार्ता कर रहे थे किस मुद्दे के हल को अपनाया जाए, मुद्दे के हल को अपनाया जाए। तो ये सब मामले कोर्ट में ना होगा कि कोर्ट के बाहर है। आखिर लड़कों का मुद्दा समाधान हुआ, तो लड़कों का जो मुद्दा था कि मिनिस्टर हटाया जाए, मिनिस्टर हटे, कोर्ट तो नहीं है ना कि कोर्ट अगर कहेगा इनको हटाया जाए, उन्होंने पेपर आउट कराया है, तो आपसी सहमत से मिनिस्टर हट गए। तो यही इसका कहने का कारण है कि हर मामले को कोर्ट अब मत चले आइए, जो भी मामले मेरे पास चले आइए कि सर मंत्री नहीं हट रहा है, सर नाली नहीं बन रही है, सर सड़क नहीं बन रहा है, सर हमारा गेहूं चुरा लिया है। अरे कुछ मामले आप वही हल कर लीजिए, हमारे पास मत आइए। ये सरकार को पावर दिया गया कि आप लीगल एडवाइस के माध्यम से किसी मामले से हल कर लीजिए। तो
ये वार्ता, इसी को बोलते हैं लिटिगेशन वार्ता। ये तो हमेशा आता रहता है। मंत्रिमंडल की वार्ता 5 चरण में चली, 6 चरणों में चली, 7 चरणों में चली, अंतिम फैसला होने वाला है, फिर बाद में वार्ता टूट गई। कभी कभी आता वार्ता टूट गई। कॉन्फ्रेंस जो होता है, मीडिया कॉन्फ्रेंस होता है कि जो वार्ता हुई है उसको हम पब्लिक डोमेन में बताने जा रहे हैं। वार्ता गोपनीय होती है, उसमें कोई मीडिया एविडेंस नहीं जाता है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो पब्लिक डोमेन में वो कॉन्फ्रेंस बताते हैं कि वार्ता हुई क्या है, हमारे साथ हुई क्या। मतलब आप तीन, मान लीजिए लाखों लोग जुड़े हैं, 3 लोगों को बुलाया गया और लाखों लोगों को उम्मीद है कि बात हुआ क्या, तो जानने का निकल नहीं, बात हुआ क्या, कि आंदोलन जारी रखा हुआ है कि बंद कर दिया जाए। तो वो पब्लिक डोमेन में कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार भी कॉन्फ्रेंस करती है और ये भी कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अभी तक इतनी बातें हुई हैं, इसी बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। जिसे उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर सरकार सहमत है लेकिन मंत्री को हटाने पर सहमत नहीं है। सभी बिंदुओं पर सरकार सहमत है लेकिन मंत्री को हटाने की सहमत नहीं है, फिर इसके लिए वार्ता भी जारी रहेगी। फिर अंतिम में हुआ कि सरकार उसके भी सहमत हो गई, न जज बैठा न वकील गए, आपस में बात कर लिए, आपस में बैठ के बात कर लिए। ये नया सिलेबस यूपीएससी में डाला गया, इसकी पहले नहीं था, इसलिए तो समझना क्रिटिकल है ये। अच्छा, यूपीएससी के सिलेबस की कहानी क्या है? यूपीएससी के 90% सिलेबस, सच्चाई बताएं, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। जो सच्चाई है तो हर घर में आईएएस हो जाते, ये भी जान लीजिए, हर घर में, हर गांव में आईएएस हो जाते। इतना आसान सा सिलेबस समझना होता ना तो हर गांव में आईएएस ढूंढते। वो अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता। उसको समझने के लिए एक माइंड सेटअप होना चाहिए, एक उम्र होना चाहिए। ये सच्चाई है जीवन की कि यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं पाते, और जिस दिन आप समझ लिए उस दिन आप बन पाएंगे। वो किताब पढ़ के नहीं आता, उसकी एक अलग थ्योरी होती है, एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। और सारी चीजें आपकी भी ढूंढती हैं। ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं आपके अगल बगल, सब चीजें हमेशा पब्लिक सामने आ रही है। आप ही सामने सब कुछ आ रहा है, आप ही सामने सब कुछ आ रहा है। तो आपको मालूम है कि वार्ता लगातार हो रही है, सुलह कराए जा रहे हैं। जाइए मंडियों में शाम को देखिए, सुलह होते रहते हैं, सुलह होते रहते हैं। एक मैं उदाहरण बता दूं मंडी का। कानपुर मंडी में हमारे गांव के लोग गए थे गोभी खरीदने, थोक में। वो क्या किया, ऊपरा गोभी रखा था, बीच में अखबार भर दिया था, बीच में बोरी में अखबार भर दिया था और ट्रैक्टर से तो नीलाम कर दिया। वो वहां से एक ट्रक गोभी ले लिए, ला के बेचेंगे, बीच में अखबार भरा हुआ था। अच्छा, उसमें जो नीलाम में जो रसीद के तहत मिलती है, अब वो वहां से जब 2-4 बोरी खोले, देख रहे बीच में अखबार है, गोभी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंडी सचिव पर केस कर दिया उस मालिक के खिलाफ, ट्रक के खिलाफ, कि हमको धोखे में रखे हैं। तो वो मालिक को पकड़ा गया कि भाई कैसे गोभी बेचो, बीच में अखबार डाल दिए थे, नीचे गोभी उपरा बीच में अखबार भर दिए थे तुम, अब बोरवा सिल दिए थे। इसी में सब चीज लाई है ना। अब अगर केस करता, मान लीजिए वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करता तो रोज मुकदमा देखने जाता, वकील करता, पता नहीं कब फैसला आता। तत्काल उसने गया, मंडी सचिव के पास केस किया, मंडी सचिव ने तलब किया, एसडीएम कोर्ट में पेश हुए कि सर इन्होंने ऐसा किया है। फिर उनको हर्जाना देना, जितना लीगल पैसा देना पड़ा, जितना लीगल होता उतना पैसा उनको देना पड़ा। अब जो गोभी का मेन रेट था, जो मेन वजन था, उसके साथ देना पड़ा। यही सुलह है, बस यही सुलह है, आप बच गए कोर्ट केस से। तो ये चीजें हैं। अब वार्ता ये है। फिर एक चीज है लोक अदालत, इसको हिंदी में लोक अदालत ही बोलते हैं। लोक अदालत, क्योंकि कुछ लोग पीपल कोर्ट बोल देते हैं, लेकिन पीपल कोर्ट इसका संवैधानिक भाषा में है नहीं, लोक अदालत ही है। इसको हिंदी में भी लोक अदालत अंग्रेजी बोलते हैं। लोक अदालत की अवधारणा लाई गई थी 1987 में। इसको क्या कहते हैं, नलसा, नेशनल लीगल क्या है ना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेशनल लीगल
ये यस रहेगा। अथॉरिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण इसको बोलते हैं। ना सब पढ़े बेटा तुम लोग ने? लोक अदालत पढ़े? लोक अदालत अभी नहीं पढ़े हो? वो तो आगे हो। विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सर्विसेज अथॉरिटी, ये 1987 में लाया गया था। इसमें यह कहा गया था, इसकी पहली बैठक हुई थी गुजरात में। ये पीसेस में आया है कि पहली बार कहां बना था? गुजरात में बना था। पहली बार गुजरात में बना था। ये यूपीएससी मकसद करके पूछा जाता है। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण, ये राष्ट्रीय होगा ना। विधिक सेवा प्राधिकरण ये लाया गया था। इसके माध्यम से ये कहा गया कि ऐसे मामले जो फैमिलियल रूप से हो या गांव लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो या नगर पालिका लेवल पे, छोटे छोटे मामले हो, उस मामलों को स्थानीय लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, जो हाई कोर्ट की अनुमति होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से हाई कोर्ट की अनुमति होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जिले के कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आ गए हैं, बहुत ज्यादा फैमिली केस आ गया, जमीन का मामला आ गया है, बहुत से मामले आ गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट जज परेशान है, कितने केसेस कैसे देखे, तो हाई कोर्ट भी नोटिस देता है कि सर इतने केसेस हैं, क्या मैं इस पे लोक अदालत बैठा सकता हूँ? कैसे बैठा सकता हूँ? तो हाई कोर्ट आदेश करता कि ठीक है, लोक अदालत बैठाइए। अब एक एडवाइजरी जारी कर दीजिए कि जो भी लोग जो हिंसा का मामला नहीं है, अपने केसेस को खत्म कराना चाहते हैं, वो आए, इस डेट को कोर्ट बैठेगी। कोर्ट तब तक बैठेगी जब तक मामला खत्म नहीं हो जाएगा। कोर्ट उठेगी नहीं। ये नहीं कि चलो अब लंच लग गया, अगली बार मतलब अगले दिन आना। ये मामला तब तक चलतेगा जब तक कोर्ट का मामला खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शाम हो गया तो ठीक है, बंद होगा, फिर सुबह आपको आना पड़ेगा और मामले को समाधान करिए और खत्म करिए, जाइए। इसके खिलाफ आप हायर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, इंडिया में लाखों केस खत्म होंगे। इंडिया के लाखों केस खत्म होंगे, जमीन के केस खत्म होंगे, पारिवारिक केस खत्म होंगे। दोनों लोग गए, जैसे मान लीजिए पत्नी का मामला है बच्चे को लेकर के, बच्चा किधर रहेगा, मुकदमा चल रहा है, लड़ते लड़ते पत्नी भी बूढ़ी हो गई, लड़का पति भी बूढ़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। अभी तक तय नहीं हो पाया कि बच्चा किसके ओर रहेगा। ये दोनों लोग गए, दोनों ने अपील किया, दोनों को बुलाया गया। ये हुआ कि चलो ठीक हुआ, जो होगा सो होगा, हम लोग अलग नहीं रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। मामला सहमत बना, दोनों साथ गए, परिवार साथ हो गया, जैसे साथ रहिए। जमीन का मामला है, अपना मामला चल रहा था। सब किराया अधिनियम का मामला है, जिले लेवल नगर पालिकाओं में किराया अधिनियम का मुकदमा बहुत ज्यादा चलता है। जिसकी दुकानें नगर पालिकाओं में होगी जानते होंगे, शहरों में किराया अधिनियम का मुकदमा बहुत लंबा चलता है। किराया अधिनियम का आप ही पता करिएगा, मुझे यहाँ के बाद जानकारी नहीं है। जो ये स्कूल सामने वाला क्या है, ये बेगम खैर, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो बेगम खैर स्कूल किराया दिया होगा, ये स्कूल किराया दिया होगा, इसे मुकदमा लड़ रहे होंगे, मुकदमा लड़ रहे होंगे, सब मुकदमा लड़ रहे हैं। हाँ, जो रहते वो जानते हैं, सब मुकदमा लड़ रहे होंगे किराया अधिनियम को लेकर के। और जितने भी इस तरह के जो ट्रस्ट होते हैं, जैसा मान लीजिए ये स्कूल है तो सोच रहा कि आगे थोड़ी जमीन है, नीचे से किराया दे दें बनवा क्वार्टर, स्कूल भी चलता रहेगा। अब मामला ट्रस्ट का है, ट्रस्ट का जो रूल होता है कि 50 रुपये मंथली, 50-60 रुपये मंथली किराया होता है इसका। ट्रस्ट में तो 50-60 रुपये किराया होता है। अब देखिए, अब शहर के मार्केट से किराया है 50,000 रुपया है, 20,000 रुपया है। अब ट्रस्ट के अकॉर्डिंग समझौता करा के इस तरह से ले लिए हैं, आज तक 50 रुपया 60 रुपया। ऐसा हर शहरों में कहानी है। मुझे लगता है इसके ये भी फंसा होगा, सब फंसे होंगे, कोई बचा नहीं है इंडिया में, कितने भी ट्रस्ट हैं। तो इस ट्रस्ट के जो मुकदमे होते हैं, इस तरह के जो मुकदमे होते हैं, लोग अदालत में चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। अब तहसील में जाएंगे आपको मालूम होगा, हमेशा विवाद होता रहता है कि वो निकाल के सामान फेंक दिया, वो सामान रख दिया, ये कर दिया, तो विवाद होता रहता है। तो लोग अदालत में आप जाइए, और हमें लगता है बेगम खैर का चलता होगा, तो इसका भी चलता होगा।
इसका भी चल रहा है, सबका चलता है। हर चीजें आपके इर्द गिर्द ही होती है। कभी यूपीएससी आपकी बाहरी चीजों को नहीं पूछता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। जो आपके अगर भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी बनाए जाते हैं, इसको समाधान गांव लेवल पर करना, जिले लेवल पर करना है। अब पता चलेगा क्या अगला बगल कहानी नहीं मालूम है। अब राष्ट्रपति के बारे में जान, राष्ट्रपति वाला काम आपका नहीं है, डीएम काम राष्ट्रपति वाला नहीं है। डीएम का काम आपके जिले के लेवल की जो मेंटेनेंस है उसको देखना है। एसडीएम काम तहसील पे जाके वहां के जो झगड़े हो रहे हैं लेखपाल के उसको देखना है। आपको उसको नहीं देखना, वो आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं देखना है। तो इन चीजों की जितनी बारीकी से समझेंगे उतना अच्छा आप पीसीएस या आईएएस में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो लोक अदालत इसीलिए बैठाया गया कि भैया ऐसे तो मुद्दे बहुत उलझ रहे हैं, जिले लेवल पे, गांव लेवल पे, हर जगह उलझ रहे हैं। कोई शहर नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा जिस मुद्दे सुलझा ना हो। हमें लगता है जिसके पास भी 4 से 5 बीघा खेती है वो मुकदमा लड़ रहा है, कोई बचा नहीं है। अगर 4-5 बीघा खेती है, बगीचा है, तो चाहे दादा बाबा खानदानी से लड़ रहा है, चाहे खानदान से लड़ रहा है, और चाहे किसी मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट वहां की पंचायत से लड़ रहा है, या फिर जमीनियों को ग्राम सभा घोषित कर दिया गया है, कोई बचा नहीं है, सब लड़ रहे हैं। अगर 5-6 बीघा जमीन है तो कहीं ना कहीं फंसे हैं। अगर पुश्तैनी है तो वर्तमान में तो भाई जो जमीन खरीदी जा रही है तो रजिस्टर खरीदी जा रही है, विवादित नहीं खरीदी जा रही है। तो जो पुश्तैनी जमीन है वो विवाद चल रहा है, पुश्तैनी घरों में विवाद चल रहा है, 100 साल पुरानी घरों में विवाद चल रहा है। तो ऐसे मामलों के लिए लोक अदालत बैठाए गए हैं। अगर आप चाहें तो वहां पे दोनों लोग सहमत होकर जाइए, अपनी सहमति बनाइए और चीजों को खत्म करिए। यहाँ न किसी वकील, न दलील, न अपील, कोई कोर्ट, कोई मामला नहीं है। आपकी सहमति दोनों की, सहमत होइए, मध्यस्थता होगा, कोर्ट मध्यस्थता करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज किसी को भेज सकता है या किसी को कुछ कर सकता है, और जो फैसला होगा वो मान्य हो गया। हाँ? क्या किसका कार्यकाल नहीं होता था अभी तक का बता। एक चीज और है, ग्राम न्यायालय 2008 अपनी बात बता दें। ग्राम न्यायालय जानते हैं क्या होता है? ये 2008 में लाया गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट द्वारा। ये सिर्फ अभी आदिवासी बेल्टों में लागू किया गया, ट्राइब्स एरिया में लागू किया गया है। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारा एक मित्र है, इस समय लखनऊ में जज है, पहले इसी में ज्वाइन हुआ था। इसमें होता क्या है ग्राम न्यायालय या ट्राइब्स एरिया में, मैं एक मतलब आंखों देखा बता रहा हूं, बस आप समझ जाइए। जैसे आदिवासी हैं, अशिक्षित हैं, बड़े समय से पढ़े लिखे हैं नहीं, तो जंगलों पर निर्भर है वो जंगलों पर निर्भर है। उनकी सारी इकोनॉमी फल से आती है, मछली मारना, फल तोड़ना, जो भी चीजें करना होता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि किसी जंगल को टेंडर दे दिया कि यहाँ कोयला मिलेगा, और उस ट्राइब को नहीं मालूम है कि जिस जंगल में हम सदियों से यूज कर रहे हैं वो किसी को टेंडर मिल गया कोयला खोदने के लिए। अब वो कंपनी ने अपने जंगल को क्या कर दिया, घेर दिया कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो अनलीगल होगा। ऐसे बहुत से आदिवासी बेल्टों में आंदोलन करते हैं कि हमने जंगलों को नहीं छोड़ेंगे, जंगलों को नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन हो गए हैं। हसदों का आंदोलन आज तक खत्म नहीं हुआ, झारखंड छत्तीसगढ़ का हसदों का आंदोलन नहीं खत्म हुआ। आपका ककरावा का जंगल जो मध्य प्रदेश का, आज तक आंदोलन नहीं खत्म हुआ। तो अब ये उनको पता नहीं है। अब क्योंकि बड़े लोग हैं तो क्या करते हैं, कोर्ट में फंसा देते हैं, आदिवासियों को कोर्ट में फंसा देते हैं। जो नक्सलवाद पैदा हुआ, नक्सलवाद जानते क्या है? जो मोदी ने बोला कि दिमागी नक्सल बोला ना 26 जनवरी 15 अगस्त को, दिमागी नक्सल, बहुत बढ़िया अनुराग कश्यप ने इस बात को कहा कि जब आप फ्लेवर से नक्सलवाद की परिभाषा ही खत्म कर दिए। भाई एनसीईआरटी की किताबों में नक्सलवाद पढ़ाया जाता था कथ्य गैर समाज शास्त्र में, उसको आपने हटवा दिया। अब हम करें नक्सल, क्या होता किसी को पता नहीं। आप सब दिमागी नक्सल हैं। अरे भाई दिमागी नक्सल है तो नक्सल की परिभाषा तो पता चले है क्या, वो तो पता चले। अनुराग कश्यप ने कहा पहले सिलेबस में बताओ कि नक्सल क्या होता है। आपने क्या उसकी परिभाषा को हटा दिया। तो नक्सल, खैर में स्थापित नहीं जाना है, बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़िए। उसमें क्या है कि ग्राम न्यायालय की स्थापना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने किया। कहा ऐसा है कि ऐसे सभी लोग ग्राम सभाओं में जो विवाद होता है, आदिवासी ट्राइब्स एरिया में जो आपसी विवाद होते हैं, वो कोर्ट में न जाए।
कोर्ट कचहरी में न जाए और अपने समाधान को पंचायतों के माध्यम से समाधान करें। तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के जहाँ ट्राइब्स एरिया है वहां होता क्या है, किसी गांव में किसी ने किसी की मुर्गी चुरा ली, किसी ने साइकिल चुरा लिया, किसी ने किसी के रात में फसलें काट लिया, कोनो किसी का भैंसिया लेकर भाग गया। भाई अशिक्षित है, भाई क्षमता कम है तो जितनी क्षमता उतनी चोरी करेंगे। भाई माइंड ज्यादा होता तो पता चला कि साइबर के बाद लाखों करोड़ गायब कर देते, मोबाइल गायब कर देते। अब उनकी बुद्धि भैंसिया चुराने तक है तो भैंसिया चुराएंगे, दुखने क्राइम उनके लिए बहुत है। अब तरह का उनके लिए केस हो गया है, अब वो बेचारे मुकदमा लग रहे हैं कोर्टों में। तो उसके लिए ब्लॉक लेवल पर वो आदमी कहेगा कि हमारी फसल काट ले गए। अमूमन बात होती है फसल ये काट ले जाते हैं, होता है मध्य प्रदेश में फसलें काट ले जाते हैं। तो कि भैंस रखे, भैंसियां उठा ले गए, बकरियां उठा ले गए। ये क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल पे जाकर के FIR दर्ज कर देते हैं कि ऐसा हमारे साथ होगा, इस व्यक्ति ने किया होगा, अनुमान इस व्यक्ति ने संदेह के रूप में किया होगा। अब मान लीजिए 200, 400, 500, 600 केस हो गए, एक लेवल पर केस अगर हो गया तो बीडीओ क्या कर देता है, उस केस को उठा के डीएम को दे देता है कि सर हमारे ब्लॉक से इतने केसेस दर्ज हो चुके हैं। डीएम क्या करता है, उस केस को उठा करके डिस्ट्रिक्ट जज को दे देता है, डिस्ट्रिक्ट जज को दे देता है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है, जूनियर जजों की कमेटी बनाता है और डीएम से कहता है कि इस डेट को एक कोर्ट लगेगी उसी ब्लॉक में, उसी ब्लॉक में जेल होगा, एक छोटा सा इसी ब्लॉक में जेल रहेगा। ग्राम न्यायालय की परिभाषा में आपको बताना हो, वो बैठेगा और सभी लोग जिनके भी केसेस हैं कि जो भी चोरी के मामले हैं, गाली के मामले, किसी चीज के मामले हैं, जो भी मामले उनके लोग आएंगे, आने के बाद वही फैसला लिया जाएगा। अगर सजा भी देना है तो वही उनको बंद कर दिया जाएगा उसी ब्लॉक में, मान लो 2 दिन की जेल करना, उसी ब्लॉक में एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और फिर घर वाले अपना खाना ना देते रहेंगे, या जो हर्जाना हुआ, मुआवजा हुआ, जैसा वो सहमत बने वो खत्म करना। लेकिन इसमें शर्त क्या है जूनियर जजों की कि आपको 2/3 केस खत्म करने हैं। अगर 200 केस हैं तो 150 केस आपको खत्म करके आने हैं। क्योंकि ऐसे केसेस जो गंभीर अपराध से जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनको फिर आप जिला कोर्ट में भेजिए। तो मान लो कि मामला गंभीर है तो उस केस को उठा करके कोर्ट में भेजिए, उसकी मुकदमा चलेगा तब वो। तो जो सिविल कोर्ट करते हैं, जो कोर्ट करते हैं वो करेंगे। आप लगभग 150 मुकदमे वही तत्काल खत्म करिए, किसी को जेल भेज दीजिए, किसी को हर्जाना बोल दीजिए। मेरे सामने की बात है, मैं पीछे बैठा हुआ था तो गाली दिया था तो उसने FIR दर्ज करा दिया था। तो कैसा बड़ी गंदी गंदी गाली दी अपने लैंग्वेज में, और लगा गाली की बात बताने, तो क्या शांत रहो से बताओ तो क्या सजा होनी चाहिए। उसने कहा तुम मारिए, तो मार तो नहीं सकते, तुम बताओ सजा क्या दे, मारने से क्या सजा दे। तो कह रहे इनको मारिए, क्या कि मार तो नहीं सकते। भाई कोर्ट मारेगा थोड़े ना, पुलिस मारती, कोर्ट थोड़े मारता। कोर्ट थोड़े कहता कि इसको टांग के मारो, जेल में जाके। कोर्ट कभी नहीं कहेगा, देश कभी नहीं कहता कि इसको ले जाके मारो बढ़िया से। तो ये कहेगा 1 महीने की सजा, 6 महीने से, साल भर की सजा। ये थोड़ा कहेगा इसको बढ़िया से मारो, तो ये तो नहीं होता है। उनको लगता है कि नहीं इनको बढ़िया से मारो, तो कहा कि तुम्हें कहा कि नहीं मार तो नहीं सकते। क्या सब ठीक है, इसके पीठ पे 10 ईंटा रखवाइए, मुर्गा बनवाइए। कहा ये क्या हम करवा सकते हैं, उसके पीठ पे 10 ईंटा रखे, मुर्गा बनवाया गया। तो क्या संतुष्ट हो? कहा सब संतुष्ट है। अच्छा तो अंगूठा लगाओ कि तुम केस वापस ले रहे हो। तो अंगूठा लगाया कि अब तुमको सजा मिल गई, कोर्ट से केस वापस ले। अभी कभी मुकदमे इतनी चीज के कोर्ट में जाइए। तो आदिवासी बेल्टों में इसीलिए 2008 में ग्राम न्यायालय क्या उधार है। हमारे यहाँ झारखंड में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, देखो सोनभद्र में, ललितपुर में, बादा महोबा में ये लागू है। यूपी में जो बुंदेलखंड का बेल्ट है वहां ये लागू है, वहां ये चीज लागू है। ग्राम न्यायालय वहां पे है, वहां कोर्ट बैठती है। सोनभद्र में बैठती है, महोबा में बैठती है, ललितपुर में बैठती है, जहां इस तरह के गरीब लोग रहते हैं। और वहां दोनों पक्ष बुलाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज दोनों जजों की कमेटी बनाता है, जाते हैं, वो कराता है। यही मेन इसकी सच्चाई है, इसके सिर्फ की कोई सच्चाई नहीं है। यही मेन सच्चाई है। न वकील, न दलील, न अपील। बैठेंगे, सामने दोनों पक्ष आएंगे, फैसला होगा। फैसला होने के बाद जो भी फैसले होंगे आपको मान्य करना है, कहीं सुझाव देना है, कहीं वार्ता होगी, और कहीं लोग बैठेगा, आप उस हिसाब से काम करते रहेंगे। इससे क्या होगा, कोर्ट का समय कम होगा, कोर्ट का ऊपर बोझ कम होगा, जजों का लोड कम होगा, समाधान जल्दी होगा, न्यायालय समय की बचत होगी, त्वरित न्याय होगा, लोगों में न्याय के प्रति विश्वास जागेगा।
जो विश्वास जागेगा। आपसी सहमत में जो हिंसक विवाद हो जाते हैं, अगर सही फैसला सही समय पर नहीं लिया जाए तो मामला हिंसक हो जाता है। सही समय पर अगर सही फैसला नहीं लिया तो मामला हिंसक हो जाता है, तो वो मामला हिंसक नहीं हो पाएगा, मामले का समाधान हो जाएगा, मामले का समाधान हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य यही है, इसका मेन उद्देश्य यही है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां अगर इंडिया में आना चाहती हैं तो जानती हैं कि अगर इंडिया की कोई कंपनी हमको दाबना चाहे, तो इंडिया की कोई कंपनी हमको प्रेशर बनाना चाहे, तो इस तरह के कोर्ट वहां बने हुए हैं, मैं उनके खिलाफ उसी कोर्ट में जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ उसी कोर्ट में जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका निवेश तेजी से आएगा। जो विदेशी कंपनी इंडिया में काम करने आएंगी वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगी, वो जानती कि कोर्ट इनके पास है, इससे का समाधान इसके पास है, जल्दी समाधान हो जाएगा। विदेशी कंपनियां टेंडर लेने के लिए भी कूदेंगी, इधर इंडिया की कंपनी, वर्ल्ड की कंपनियां भी टेंडर लेने के लिए आएंगी। मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां, मान लीजिए बुलेट ट्रेन है, कोई भी चीज है जो हाई लेवल की कंपनियां काम हो रही हैं, एयरपोर्ट बनाना है या डैम बनाना है, तो वर्ल्ड की कंपनियां भी आएंगी, भैया हम भी जाएंगे। कोई मामला होगा तो इनके यहाँ इस तरह से कोर्ट है, हम उसमें अपील करेंगे। तो एक वर्ल्ड लेवल पर एक आपका एक छवि बनेगा कि आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया है बड़ी पारदर्शी है, सुचारू रूप से काम करती है और सहजता से काम करती है और फैसलों को बड़े सहज तरीके से दिखाती है, सहज दिखाती है। मेरे एक सीनियर थे, उनके मित्र अमेरिका में थे, हम लोग बीए कर रहे थे, तो कहे कब इंडिया में आ रहे हो, तो उन्होंने कहा फोन से, टेलीफोन से बात हो रही, तो वो कर रहे थे, तो फोन बड़ा पैसा लगता था। तो कह यार अभी हमारा तनख्वाह फंसा हुआ है, तनख्वाह नहीं दिए। तो कह यार तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसने कहा ऐसा ही अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है, या किसी की औकात नहीं जो हमारा तनख्वाह लेके चला जाए, या कि लेबर कोर्ट है ना, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे तिगुना तनख्वाह देंगे। एक अपॉइंटमेंट टाइम देते हैं, जिस टाइम को तनख्वाह मिलेगी, अगर नहीं मिला तो फाइन रहा तो तनख्वाह देते हैं। तो कितनी बड़ी कंपनी है, उसने कहा ये अमेरिका इंडिया नहीं है। हर आदमी कहता है अमेरिका में काम करने के लिए, क्यों कहता है, क्योंकि हर चीज को बस सुविधाजनक है। हमारे यहाँ कहता है वहां जाएंगे पता नहीं वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेबर कोड कमजोर है, लेबर रूल कमजोर है, मुकदमा चल रहे हैं, बहुत से लेबर करने मुकदमा लड़ रहे हैं, कंपनियों के खिलाफ लड़ते चले जा रहे, रिटायर मर गए, अब उनके बच्चे मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हर चीजों में आपके अंदर एक सहज तरीके से काम आता है, एक दोषी तरीके से काम आता है और एक कुछ से पारदर्शिता बनती है। अच्छा, कमी कहाँ है, कमी क्या है, पहला कारण है अशिक्षा, इसके बारे में कोई जानता नहीं है, सबसे बड़ा कारण, कोई जानता नहीं इसके बारे में, ये है क्या, ये होता क्या है। जब आप जानते नहीं हैं तो इसका यूज कैसे करेंगे, भाई जानना जरूरी है। कानून तभी सफल होता है जब लोग कानून के बारे में जानते हैं, और कानून के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कानून कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। इंडिया में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें से 90% क्राइम इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों को कानूनों की समझ नहीं है, लोग कानूनों की समझ नहीं है, उनको लगता है कुछ होता नहीं है, उनको लगता है कुछ होता नहीं है, तो वो जानते हैं कि बचना, लेकिन जो लोग कानून की समझ रखते हैं वो जानते हैं कि हम बाद में फंस जाएंगे, इसलिए कानून की समझ इनके पास है, कानून डायरेक्ट फंसते नहीं है, किसी मामले में फंसते नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की इस मुद्दे पर किसी प्रकार की अभी तक प्रचार करने की जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है वो सही तरीके से प्रचार करके कोई रूल है नहीं कि कैसे लोगों को बताया जाए कि चीजें मार्केट में आ चुकी हैं, छोटे व्यापारियों को कैसे बताया जाए कि मामला आ चुका है। जैसे मान लीजिए किराया अधिनियम का मामला है तो उनको पता नहीं, वकील से बात करते हैं, वकील से बात करते हैं, उनके पास अपना खुद का तर्क नहीं है कि भाई हम क्या करें, तो वकील जाके मुकदमा लड़ते हैं, वकील जो समझा दिए वही वो जान रहे हैं, वही जान रहे हैं। अक्सर के पता चला कि वकील दोनों पक्ष से मिले हुए हैं, उनसे भी मिले हुए हैं, तो ये क्या होता है कि पता चला कि आप लड़के भी बेवकूफ हो जाते हैं, ऐसे बहुत से केसेस जाते हैं। तो ये पारदर्शिता ना होना, सरकार की जो प्रचार करने की तकनीक है वो बहुत कमजोर होना। और इसी से क्या है कि अभी भी लोगों का कोर्ट पे ज्यादा विश्वास है, अभी भी लोगों को कोर्ट पे ज्यादा विश्वास है, मतलब लोगों को लगता है कोर्ट हम जाएंगे, इस सेक्टर में नहीं जाएंगे, पता नहीं है क्या होगा। भाई अगर लोग में फैमिली कोर्ट के मामले, फैमिली मुकदमे सुधर जाते तो मुकदमे हमेशा मतलब हर मामला कोर्ट में चल रहा है, फैमिली के मुकदमे चल रहे नहीं चल रहे, कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोई जाने नहीं, लोग कोई नहीं जा रहा है क्योंकि लोगों से विश्वास नहीं है।
थोड़ी चीज विश्वास होना चाहिए कि नहीं वहां फैसला होगा, लेकिन को लगता नहीं वहां कुछ फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट में होगा, फैसला कोर्ट में होगा। इसी पॉइंट है सामंतवादी सोच। इंडिया की सबसे समस्या सामंतवादी सोच। सामंतवादी सोच मतलब क्या है कि जो सदियों से परंपरा आ चुकी है कि हमारी संपत्ति हमारी है, किसी को देंगे नहीं, चाहे मर्डर हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। संपत्ति मर्डर क्यों हो रही है? इसी का होना सामंतवादी सोच। नहीं हमारा है तो हमारा ही है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे, हम इनको नहीं देंगे, हम उनको नहीं देंगे। जो भी कानून कहता है सबका बराबर अधिकार है। तो एक सामंतवादी जो सोच है जो भूमि संबंधी विवाद को जन्म दे रखी है, ये लंबी से चली एक प्रक्रिया है। इससे लोग अभी निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे निकल नहीं पा रहे लोग। नहीं वही होता ही वही चीज है। मैं आप पिक्चर में देखे हैं एक जगतवेला है, रेलवे स्टेशन जानते हैं, जगतवेला गोरखपुर जाते होंगे, वहां पर रेलवे का कारखाना बन रहा है, रेलवे का कारखाना बन रहा है, मतलब माल गोदाम बन रहा है, वहां गोरखपुर से बाहर निकल रहा हो। एक लोग हैं उनकी 10 बीघा जमीन आ रही है, 10 बीघा जमीन की कीमत मिल रहा है 6 करोड़ रुपया, उसकी कीमत मिल रही है। भाई जमीन आ गई तो भाई मिलेगी मिलेगी, भाई जो बीघा का जमीन है 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। वो 3 भाई हैं, 2 भाई अपने पत्नी को लेकर बॉम्बे रहते थे, एक छोटा भाई अपनी माँ को लेकर गांव में रहता था, क्योंकि वो जमीन माँ के नाम से ट्रांसफर है। अभी तो माँ जिंदा है, लेकिन माँ जिंदा में माँ का दिमाग नहीं काम करता, मतलब माँ इतनी उम्र हो गई है माँ की, अभी इतना दिमाग काम नहीं करता। उन लोगों को पता लगा कि 10 करोड़ मिल रहा है, भागे भागे सब चले गए चले गए। तो ई कहा, इसकी जो बीवी कही ये ऐसा है कि जिंदगी भर तो हम सेवा किए, तुम लोग तो भाग गए, तो कहा तुमको हिस्सा दे। अच्छा बात 2-4 लाख की हो तो भाई आदमी समझौता भी करे, बात करोड़ों की है। स्थितियां ये हो गई कि कहीं 2-4 लोग मर न जाए, 2-4 लोग मर न जाए, स्थितियां यहां तक पहुंच गई। पुलिस बुलाना पड़े, हजार बुलाने पड़े, ये होगा कि कहीं दूसरे को मारने दे। अब फिर पुलिस को लगा कि इतनी मां को ना सब मार दे, मां को मार देंगे, फिर 3 भाइयों में डिवाइड होगा। मान लीजिए मां के खाते में पैसा आया, वो दफा करके निकलवा लेगा, तो मां के साथ उसी खाते रह जाएंगे। अगर मां मर जाएगी तो डिवाइडेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिवाइडेशन हो जाएगा, रूल के तहत हो जाएगा। तो पुलिस को लगा कि इसके मां को ना सब मार डालें, ये स्थितियां आ गई थी। तो ये कहना वैसे सामंतवादी सोच है, ऐसे मुद्दे को समाधान नहीं कर सकती, समाधान नहीं कर सकती। इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, कोई लीगल प्रक्रिया नहीं है। ये 150 शब्द में लिखने के लिए आता है कि कमियां क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसके गुण क्या है, उसके नियम क्या है, इसकी कमियां क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, ये लिखने के लिए आता है। और ये यूपीएससी में नया शामिल किया गया है, नया शामिल किया गया। कभी भी कोई भी चीज आप लोग लिखिए तो ग्राउंड लेवल पे लिखिए, हाई लेवल पे मत लिखिए, ग्राउंड लेवल पे लिखिए, जो आपके इर्द गिर्द दिखता है, बस नाम हटा दीजिए जो दिखता है। क्योंकि इंडिया में ज्यादा केसेस अगर आप सर्वे करेंगे या गवर्नमेंट के जो सर्वे आते हैं वो ग्राउंड लेवल पे केस ज्यादा है, हाई लेवल पे केस कम है, हाई लेवल पे केस कम है, ग्राउंड लेवल पे केस ज्यादा है। हमको लगता है कि इंडिया के किसी गांव में ऐसा नहीं है 2-1 केस परिवार का मामला नहीं हो। कोई गांव बचा होगा जहां 1-2 केस परिवार के ना हो? कोई गांव बचा होगा जिस गांव में 5-6 मुकदमे जमीन के ना हो? कोई गांव नहीं बचा होगा जहां 5-6 मुकदमे जमीन के ना हो। तो ग्राउंड पे समस्या है, समस्या नेशनल लेवल पे नहीं है, ग्राउंड लेवल पे है। तो आपको समाधान और उसका प्रश्न का उत्तर वहीं से देना है, क्योंकि भीड़ को कम करने की चीजें लाई गई हैं, भीड़ को कोर्ट के भीड़ को कम करने की चीजें लाई गई हैं। और भीड़ कहां है? यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, ग्राउंड से हो रहा है। तो ग्राउंड लेवल का समाधान क्या हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा, सबसे बड़ी समस्या शिक्षा। जैसे एक उपन्यास है मैलाचल रेणु जी का, मैलाचल रेणु जी, सही समय रेणु का, तो प्रशांत पढ़े नहीं पढ़े? तो नहीं पढ़ेंगे। एक होता डॉक्टर प्रशांत, इसे उपन्यास पढ़ना चाहिए। जब आप कभी फंसते हैं तो गोदान हुआ या उपन्यास होगा, कहीं फंसते हैं आपने कि आपको लगता है उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, सामने ने कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो इसका कोट करिए, सामने में बात समझ भी जाता है।
और फिर आपने उत्तर से बदली, आपका उत्तर सही कर ले जाते हैं। सटीक उत्तर नहीं दे पाते तो एग्जाम्पल से सही कर ले जाते हैं कि सर उन्होंने लिखा है, ऐसा लिखा है तो ये तो सही लिखा होगा। प्रशांत जब डॉक्टर बनकर गांव में आते हैं मिथिला के बेल्ट में, तो अपने हेड को प्लेटर लिखते हैं। वहां पर मलेरिया की बीमारी होती है, डॉक्टर प्रशांत लिखते हैं कि हमने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। कहते हैं इसकी समस्या मेन बीमारी का इलाज क्या है? अशिक्षा। अगर लोगों को शिक्षित कर दिया जाए तो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों को शिक्षित नहीं किया गया, हमारे से 1000 डॉक्टर आते रहे, यह बीमारियां खत्म होने वाली नहीं है। हैजा कालरा से जो लोग मर रहे हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। सबको शिक्षित करना पड़ेगा। योगी ने स्पष्ट इसमें लिखा है अपने मलाचल में कि शिक्षित करना पड़ेगा। जैसे जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की योजना लेके आई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य 2005, इसमें ये स्वास्थ्य नंबर गाड़ियां एम्बुलेंस दौड़ाई जाती है ग्रामीण तो स्वास्थ्य सेवा निरंतर करने के लिए। तो एक उस समय डॉक्टर वेणुगोपाल की कमेटी बनी थी इंडिया में स्वास्थ्य समस्याओं के लिए, वेणुगोपाल की कमेटी बनी गई थी। उसमें 2009 में इसके लिए इसके लिए बकायदे एक एस्से ही आ गया था। यूपीएससी में आप देखेंगे 9 का पेपर एक एस्से ही आ गया था, भारतीय की बीमारी की समस्या क्या है। तो उसमें वेणुगोपाल ने बहुत बढ़िया बात कहा था। वेणुगोपाल ने कहा था कि इंडिया में 3 बीमारियां हैं। एक बीमारी जो सामान्य बीमारियां हैं, एक बीमारी ऐसी है जो मिडिल क्लास की बीमारी है जो इंडिया के अंदर फैल रही है, इसकी इलाज की एक लंबी प्रक्रिया चाहिए। एक बीमारी विदेशों से आ रही है, जैसे कोविड आ गई, एड्स से आ गया, सार्स से आ गया, इंडिया नहीं है ना, विदेशों से आया। एड्स भी उसी से बाहर से आया, सार्स भी बाहर से, मुर्गियों आया, सार्स आया, बर्ड फ्लू आया, सब बाहर से आया। एक बीमारी से इंडिया में लंबे समय टीबी चल रही थी, टीबी लंबे समय से इंडिया में चल रही थी। एनीमिया की कमी लंबे समय से चल रही थी, ब्लड में कमी, खून की कमी लंबे समय चल रही थी, इसे लंबा इलाज चाहिए। एक बीमारी क्या खुजली हो रही है, एक बीमारी क्या दाद हो गया है, एक बीमारी क्या बाल टूट रहे हैं, एक बीमारी क्या फोड़े हो गए हैं, लीवर डैमेज हो गया है, डाइजेशन हो गया है। ये बीमारी दवा से नहीं, अगर आपको एजुकेटेड कर दिया जाए कि स्वच्छ पानी पीजिए, शुद्ध खाना खाइए, साफ सुथरे रहिए, कपड़े साफ पहनिए, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इंडिया की नंबर 3 बीमारी इसी से है। इनको अस्पताल मत दीजिए, इनको एजुकेशन दीजिए कि भैया रोज नहाओ, कुछ ना करो, बस रोज नहाओ, अपने कपड़े रोज साफ पहनो, रोज देखना, इससे अपने आप खत्म हो जाएगी बीमारी। वेणुगोपाल ने कहा तो एजुकेशन इनको दीजिए, इंडिया कैसे बड़ी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। और रही बात 10-20% की बीमारियां बाहर से तो कभी कभी आती है। अब कोरोना आया तो रोज थोड़े आएगा, कभी कभी आता है। उसके लिए गवर्नमेंट तैयार रहे, अपने मेडिकल रिसर्च के लिए तैयार रहे, डॉक्टरों की टीम सब तैयार रहे कि जैसे कोई बीमारी है मेडिकल रिसर्च करके दवा बना लें, उसको रिसर्च करना जारी रखे। तो ये चीजें होती है कि चीजें धीमे धीमे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने यही कहा कि लोगों को शिक्षित करो। इसीलिए एक आशा की नियुक्ति की गई, ये संख्या पे आशा की नियुक्ति की गई। आशा गांव में होती है ना, आशा बहू एक्टिविस्ट ऑफ सोशल हेल्थ, नहीं एसोसिएटेड ऑफ सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, प्रशिक्षित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसको आशा नाम दिया गया कि इनकी नियुक्ति की जाए। इनका काम क्या है, लोगों को बताएंगे कि कैसे गंदगी होती है, हाथ धोकर बच्चों को खाना खिलाइए, बच्चों को गंदे पानी में जाने दीजिए, बच्चों को बासी खाना मत खिलाइए, अपने बासी खाना मत खाइए, कपड़े साफ रखिए, फटा पुराना पहनिए लेकिन साफ पहनिए। आपके पास फटे कपड़े पहने, साफ तो कम से कम पहनिए। आशा की नियुक्ति की गई। इंडिया की 90% बीमारियां अपने आप खत्म हो गई, अपने आप खत्म हो गए। ये ठंडी के बरसात का सीजन होता था, लोगों की आंख उठना शुरू हो जाते थे, लोगों को सर्दी आना शुरू हो जाते थे। आज नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अपने साथ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी इसकी यही है। हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, इसमें मेन कहानी आप यही जान लीजिएगा। इसका मेन थीम क्या है कि कोर्ट से हट करके समस्याओं का समाधान करना, कोर्ट से इतर अपनी समस्याओं का समाधान करना। मतलब कोर्ट में मामला न जाए या कोर्ट में मामला गया है वहां से निकाल करके दोनों पक्ष मिल करके किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थ के द्वारा मामले का समाधान करें। इतना इसका टॉपिक है, इसी तरह इसका टॉपिक नहीं है। इसमें 6 पॉइंट है। मध्यस्थम है, मध्यस्थ है, सुलह है, वार्ता है, लोक अदालत है। जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को समझौता किया जाता है। मध्यस्थम में क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं, वहां बात मानना है आपको। मध्यस्थ में क्या है,
ये सुझाव दे सकते हैं। भैया सुझाव देते हैं, मानो या ना मानो। हमारा सुझाव है कि आपस में सहमत हो जाओ, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। सुलह में क्या है, सुलह करा दिया जाता है, पटवारी मामले का सुलह करा दिया जाता है। सुलह सब भी होते हैं, सुलह कराना या व्यापारिक मामले जो उठते हैं आपस में सुलह करा दिए जाते हैं। आप देखते हैं कभी कभी शहरों में झगड़ा होता है तो पुलिस नहीं आती, बेचारे लोग अपने में सुलह करा लेते हैं। व्यापार मंडल होता है ना शहर में, व्यापार मंडल इसीलिए बनाया गया है। व्यापार मंडल शहरों में बनाया गया, इसीलिए बनाया गया है। उसका काम ही यही है कि आपस में जो विवाद हो रहा है, दुकान लगाने को लेकर विवाद होता है, जगह को लेकर विवाद होता है, तो आपस में सुलह करा के। क्योंकि छोटे छोटे दुकानों में जाएंगे, जहां जो डेली बेस की दुकानें लगती हैं, जैसे फुटपाथ की, आप देखेंगे डेली बेस की आज सोमवार लगते हैं, बोलते बुधैया, सोमवारैया, मंगलैया लगते नहीं, बुध दिन वाला, ये डे बाई डे जो लगते हैं। तो ये जो डे बाई डे रखने के लिए झगड़ा हो जाता है, सामान रखने झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे मामले में जो वहाँ की जो हेड होता है, जो मंडी समिति का हेड होता है, या मतलब व्यापार मंडल का हेड होता है, उस बकायदे चुनाव किया जाता है और बकायदे गवर्नमेंट अथॉराइज्ड है वो। हर शहर में मंडल, यार देखिए हर शहर का अपना मंडल अध्यक्ष होता है, जिला मतलब व्यापार मंडल अध्यक्ष होता है, हर जिले का होता है। वो सुलह के माध्यम से या मतलब इसके माध्यम से खत्म करता है और वो बकायदे सीधे डीएम से मिल लेता है। वार्ता नेविगेशन, वार्ताएं चलती रहती हैं। भाई मामला लंबा है, बातचीत होती रहेगी, हिंसा का मामला न होने पाए, बातचीत चलती रही, समय के बाद समाधान कोई ना कोई निकलेगा, सामना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आती है। लोग अदालत तो यही है कि अपने केसेस को ले जाइए, कोर्ट से निकाल केसेस को ले जाइए, दोनों पक्ष आपस में बात करिए, जो भी फैसला आता है आपको उसमें बात मानना पड़ेगा, उसकी आप आगे अपील नहीं कर सकते, उसके आगे अपील नहीं कर सकते। ये 5 पॉइंट में पूरे माध्यम सुलझता है। 39 से इसको डाला गया पहली बार 1909 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके आई थी, लेकिन इतना अच्छा कानून था, इसको खत्म नहीं किया गया। और 180 दिन में फैसला आपको देना ही देना है, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, 180 दिन में फैसला कर देना है, आपको कर देना है। क्योंकि लेट करेंगे तो ये कोर्ट वाली कहानी हो जाएगी, मतलब क्या रह जाएगा, समय आपके पास आने का मतलब क्या रह जाएगा। तो यही चीजें हैं। अगर इसके आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं, इसको 150 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। मैंने कहा जाए कि इसको लिखा जाए 150 शब्दों में। वैकल्पिक विवाद समाधान है क्या, इसमें अनुच्छेद की चर्चा करनी है, आर्टिकल की चर्चा करनी है, तो किसी कानून की चर्चा नहीं करनी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका परिणाम क्या है, मतलब इसका रूल क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है, इसमें कमियां क्या है, बुराइयां नहीं, कमियां क्या है। बुराइयां नहीं होती गवर्नमेंट कानून में, बुराइयां नहीं होती, बस कमियां होती है। तो कमियां क्या है कि कहां से ये फॉल्ट हो रहा है कि अभी तक किसी को ये चीजें पता ही नहीं है। हमें तो आप लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, किसी ने सुना ही नहीं होगा। हाँ, लोक अदालत नॉर्मल चीज है, क्योंकि जिला को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए तो बना रहता है लोक अदालत, क्योंकि लोक अदालत का एक पार्ट है, सिर्फ लोक अदालत है, वैसे ये भी पार्ट उसके, उसी का एक पार्ट है लोक अदालत, उसी का एक पार्ट है वो। तो ये चीजें होते हैं। तो ये क्या है कि मतलब ये सुलह, वार्ता, मध्यस्थम, ये इसके उसी लोक अदालत का पार्ट है। ये सब चीजें होती हैं। अगर आप कोई कोशिश करेगा लिखने के लिए 150 शब्द में, कोशिश करो, अगर लिख सकते हो, तभी कोई नहीं लिख पाएगा, तत्काल थोड़े कोई लिख पाएगा। देखिए लिखने का तरीका क्या है, ठीक? उसके बाद विशेषता और कमियां। कमियां क्या है, कमियों में गवर्नमेंट को बस एक ही कमी है, गवर्नमेंट के प्रचार के लिए बकायदे किसी ऑथराइज्ड सिस्टम को बनाती नहीं है। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि पब्लिक डोमेन में जो भी योजनाएं हम बनाते हैं उस पे कम से कम, जैसे मान लीजिए कि कोई योजना गवर्नमेंट लेके आई 10 करोड़ का, 10 करोड़ की योजना लेके गवर्नमेंट आ रही है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, 10 उसका रूल है कि उसका 10% प्रचार में खर्च करना है, पब्लिक को बताना है। गवर्नमेंट योजना लेके आती, गांव में शहर में पोस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। भाई आप देखिए किसी भी सरकारी अस्पतालों में जाइए, सरकारी कार्यालय में बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि भाई पब्लिक को बताओ। रेडियो प्रचार आएंगे, अखबारों में प्रचार आएंगे, किसी भी योजना का 10% प्रचार में खर्च करना पड़ता है।
इसमें गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं खर्च करती है, या करती भी होगी तो ऐसी जगह खर्च कर रही है जहां लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, हमें आपको यूपीएससी देना है पढ़ना, हम कौन पढ़ने का शौक है, ये भी सच्चाई है कि हमें आपको समझने की क्या आवश्यकता है इसको। कौन कौन कंपनी के मालिक इसमें जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें तैयारी करना है, हमारे सिलेबस में है, तो इसको हमें पढ़ना है, इसको समझे क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, न्यायिक प्रक्रिया सुधार नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में तुरंत न्याय के लिए है, रिफॉर्म नहीं है ये। रैपिड तरीके से उसमें मतलब सुधार है, रैपिड तरीके से कार्रवाई है, सुधार मतलब करिएगा, रिफॉर्म नहीं है। तुरंत न्याय के लिए किया जा सकता है, हाँ, रिफॉर्म नहीं कर सकते आप। नहीं, सबके लिए है। पैसे जुड़े विवाद नहीं होते, जो क्राइम से छोड़ करके आपराधिक मामलों को, जो भी मामले ऐसे हैं जिसका समाधान दो पक्षों के साथ बैठ करके किया जा सकता है। जमीन का विवाद पारिवारिक मामला है, कंपनियों का मामला है, बंटवारे का मामला है, या किसी कंपनी के लेन देन का मामला है, कोर्ट नहीं करता है। कोर्ट एक ही काम है, कोर्ट का काम डिसीजन देना है। कोर्ट एक ही काम होता है, डिसीजन, उसके पास कोई पावर नहीं होता, सिर्फ डिसीजन देता है वो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो सिर्फ डिसीजन देता है। वो मीडिएटर का काम नहीं करता कि मैं मीडिएटर बनूंगा, कोर्ट कभी मीडिएटर नहीं बनता, कोर्ट डिसीजन देता है। इसीलिए इसको अलग किया गया है, जैसे मीडिएटर बनिए, कोर्ट डिसीजन मीडिएटर बनने नहीं जाता है। अधिकारी बनेगा, डीएम बनेगा, लेकिन कोर्ट नहीं बनेगा। उसके सामने आपके खिलाफ या आपके पक्ष में फैसला ही देना है, फैसला ही देना है। तो ये चीजें होती हैं। कितना टाइम हुआ? 6-5 हो गया। ये समझ में आया आप लोग कुछ बहुत, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, अब बहुत टफ है और समझना आसान भी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जानते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीज पढ़ते हैं, जो पहले से पढ़े, राज्यपाल को पढ़ना, राष्ट्रपति को पढ़ना, कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। और यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखेंगे, पेपर आप देखेंगे, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन आते, तो क्वेश्चन आते होते नहीं है। अभी इस बार आईएएस का पेपर देखिए, जितने भी लोग पढ़ाए होंगे वो जल्दी आते होते नहीं है। अच्छा, मैं यही पॉलिटी पढ़ाया था, तो मैंने एक बार बोला था तुम लोग थे, उसमें एक जज थे वर्मा, श्री वर्मा, मैंने उसी वक्त कहा था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग नहीं लगेगा। ये मैंने उसमें बोला था कि जुडिशरी का सिस्टम इतना खतरनाक है कि जुडिशरी अपने जजों को ऐसा बचाता है कि कितनों भ्रष्टाचार कर ले, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। नहीं, ऐसा रूल बना लिए हैं, ऐसा कोई नियम बना। ये चीज मैंने एक साल पहले बोला था, और आज तक जस्टिस वर्मा का केस नहीं हुआ। अब देखिए, दो चीजें हैं, रूल में है कि महाभियोग लगाया जा सकता राष्ट्रपति कोर्ट पे, मतलब सुप्रीम मतलब कोर्ट जज पे, लेकिन रियलिटी में क्या लगा नहीं सकता कोई, किसी के पास पावर है नहीं है। नहीं, वो तो कहानी वाली बात है, वो रूल के तहत होता है, वो तो कहानी वाली बात है, उसकी दूसरी चीज है। तो अगर ठीक है, कल लिख के लाइएगा, और कल हम पढ़ाएंगे गवर्नर। पढ़ाना तो आगे था, लेकिन चूंकि 4:45 यही बज गया, 4:45 बज गए, तो गवर्नर खत्म कर देते हैं।